हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो नीट 25 का जो क्वेश्चन पेपर आया था। वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी आया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे। तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसा है ना, कितना टफ है, कितना ईजी है। होता क्या है, चीज़ों को अच्छी तरह से अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि इसमें देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज। यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन पहले समझो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बेसिकली एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कई रिसेप्टर के द्वारा कैच किया जाता है और वहाँ पर Na-DH2 और Fa-DH2 ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो लास्ट में आपका ATP सिंथेसिस होता है। तो ये बेसिकली इसमें 1 to 4 स्टेप होते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये सब चीज़ें बनाए गए हैं। तो इसको हमको अच्छे से कॉपी ले करके समझना होगा कि एक्चुअली ये है क्या। जब चीज़ें हम समझेंगे तभी क्वेश्चन आसान कर पाएंगे, है ना। जैसे दिया है, अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स पहले फर्स्ट क्या है। कहते हैं कॉम्प्लेक्स अगर फर्स्ट की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है वो बेसिकली होता है FMM, FMN और NADH, ये डिहाइड्रोजिनेज, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। और सेकंड में जो आपका होता है वो आपका होता है FADH2 आप कह सकते हो, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, या इसी को सक्सेनिक क्या बोलते हैं, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। तो कहने मतलब ये हो गया कि जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है वो इसमें देखो ऑप्शन सेकंड बता रहा है। ये देखो सेकंड ऑप्शन बता रहा, बता कि नहीं बता रहा, सेकंड ऑप्शन बता रहा है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड जो होता है वो साइटोक्रोम B और C1 होता है, B और C1 होता है। और जो फोर्थ होता है वो A और A3 होता है। और जो 5 वाला होता है वो होता है ATP सिंथेटेज। क्या होता है, ATP सिंथेटेज होता है। तो कहने मतलब अगर हम हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के रिवाइज करें, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहने का मतलब जो प्रोसेस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करती हैं। कहने मतलब कह सकते हो कि द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर है। तो इसमें कितने हो गए, 1 to 5 हो गए। तो पहला हमने आपको क्या बता दिया कि FMN NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है। सेकंड कॉम्प्लेक्स FADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी पूछ सकता है, या उसका ऑब्लिक करके कह सकते हैं सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज दिया, तो हमने इसका सेकंड आंसर सही कर दिया था। बाकी थर्ड में होता है B और C1 साइटोक्रोम, और फोर्थ में होता है A और A3 साइटोक्रोम। क्लियर है। और लास्ट जो पांचवा, कभी कभी पांचों पहले पांचवा क्या वो होता है ATPG सिंथेसिस। क्या होता है, ATP सिंथेटेज होता है। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि NADH डिहाइड्रोजिनेज ये एक ने दिया है, तो ये आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसको आप मान सकते हो। और दूसरा दिया है साइटोक्रोम C दिया है, तो ये आपका थर्ड है। और ये सेकंड कौन है आपका, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर। क्योंकि जो C1 है वो थर्ड होता है, जो C1 है वो थर्ड है। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें, तब जाकर ये क्वेश्चन लग पाएगा आपका। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइड DNA। पहले जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है क्या, कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आसानी से बहुत कम समय में DNA की ढेर सारी कॉपी बन सकती हैं। यानी अगर एक चेन है,
एक चेन हो फिर बन जाएगा 2 चेन, फिर 2 चेन क्या बन जाएगा वो 4 चेन बन जाएगा, यानी लगातार डबल होता चला जा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n होता है, एक ही जगह दिया हुआ 2 की पावर n। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं इस पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है 93 क्वेश्चन दिया हुआ है। 93 क्वेश्चन आपको समझना होगा कि कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो इसमें दिया है बेसिकली IVF के बारे में दिया है, IVF के बारे में, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में दिया हुआ कि उसके बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए, उनको आपको सही बताना है कि इसमें क्या है। लेकिन इसमें देखो पूछा पोटेंशियल ड्रॉबैक, यानी हमको IVF के ड्रॉबैक के बारे में जानना है। IVF के ड्रॉबैक के बारे में हमको जानना है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं क्या ड्रॉबैक है। कह रहा कि पहला कह रहा कि हाई फैटलिटी रिस्क ऑफ मदर, यानी माँ को इसमें मरने के चांसेस ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं होता इतना कि कोई डेड हो जाए। क्यों? क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से स्पर्म और एग को फ्यूज कराया जाता है। हाँ, ये भी इसका सही, क्योंकि रहा कि एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट, यानी ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंट काफ़ी या जो भी प्रोसेस है काफ़ी महंगे होते हैं, कम से कम 5-6 लाख 5 से 10 लाख जैसे जो हॉस्पिटल होते हैं लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो हर कोई नहीं करा सकता है। दूसरा कह रहा है हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, कोई जरूर नहीं है, अदर लोग भी इसको डोनेट करके कोई दूसरा व्यक्ति भी एक और स्पर्म दे करके IVF करा सकता है। तीसरा कह रहा है लेस एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्फन, यानी जब ये प्रक्रिया चालू हो गई तो लोग गोद लेना कम कर, मतलब एक तरफ गोद लेना हो और एक तरफ आपको IVF यूज़ करना हो, तो लोग IVF की तरफ ज़्यादा प्रमोट हो जाते हैं, तो ये भी इसका सही है। तीसरा है नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये गलत है, ये इंडिया में बहुत तेज़ी से चल रहा है, बेसिकली हर शहर में भी आ गया है। और चौथा दिया पॉसिबिलिटी टू द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, हाँ इसमें कुछ चांस रहते हैं कि एम्ब्रियो जो अर्ली वाले हैं वो हो सकता है वो ग्रो ना कर पाए, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका एक्सपेंसिव बी वाला आ रहा है, और दूसरा आ रहा है डी वाला, और तीसरा आ रहा है एफ, यानी BDF। क्लियर? तो ये जो है आपका ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिएगा IVF का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी हम क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब में एग लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है? और इसके बाद ये क्या कंडीशन की क्या ड्रॉबैक है उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये एक्सपेंसिव होता है, और लेस एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्फन का मतलब होता है कि लोग IVF ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बच्चों को गोद लेना। ठीक है? और तीसरा होता है पॉसिबिलिटी, हाँ थोड़ा रिस्क होता है कि एम्ब्रियो जो है जल्दी एक्सपायर कर जाए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है, इसको भी हम लोग देखते हैं। कहते हैं कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन अ फ्रॉग, कह रहा कि बॉडी से जो ब्लड होता है वो जा रहा हार्ट में, कहाँ जा रहा हार्ट में फ्रॉग के, तो वो कौन सी आर्टरी हो सकती है या कौन सा ब्लड वेसल्स हो रखता है। तो हम लोग जानते हैं ये सिंपली क्या होता है वेना कावा, ह्यूमन में भी वेना कावा है, फ्रॉग में भी वेना कावा है। ठीक है? तो वेना कावा के द्वारा बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है हार्ट में जाता है। क्लियर है क्वेश्चन ये? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हट के पूछ दिया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट पढ़ते रहते हैं, खोजते रहते हैं, तो क्वेश्चन हमको मिल जाता है। ठीक है? इसका देखो एग्जाम्पल क्या है, एक तो दिया हुआ आपका फिजिको केमिकल अप्रोच, दूसरा दिया हुआ फिजियोलॉजिकल अप्रोच, और तीसरा आपका दिया हुआ केमिकल अप्रोच, और इसके बाद आपका दिया हुआ है बिहेवियर अप्रोच। तो केमिकल, फिजियोलॉजिकल और ये बिहेवियर 3 दिया हुआ, और यहाँ पर ऊपर दिया हुआ फिजिको केमिकल अप्रोच स्टडी, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आप डायरेक्ट याद करके या गलती से कहीं मिला हो तो पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है। क्लियर? तो ये पहला ऑप्शन इसका था फिजिको केमिकल अप्रोच स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से पढ़ने कई क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ने पर भी आ जाता है ना। जिससे पहला इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है इन द आरएनए वर्ल्ड में आरएनए कंसीडर द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, नो डाउट ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। इवाल्व टू कैरी इसेंशियल लाइफ प्रोसेस और आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एज अ कैटलिस्ट फॉर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। जितनी भी चीज़ पूरी लाइन दी हुई है एनसीईआरटी हम देखेंगे पूरी दी हुई है, ठीक है। और इस सेकंड लाइन में दिया हुआ, अच्छा जो पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है कि शुरू में पहले आरएनए आया था और वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर रहा था और कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन को भी प्रोसीड कर, दैट मीन कैटलिसिस के जैसा काम कर रहा था। क्लियर है। तो ये दो, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या देख लिया जाए, कहते हैं डीएनए इवाल्व फ्रॉम आरएनए, क्योंकि आरएनए पहले आया था तो आरएनए से इवाल्व हुआ डीएनए, ठीक है। तो आरएनए से कौन इवाल्व हुआ, डीएनए इवाल्व हुआ। जब डीएनए इवाल्व हुआ तो इसलिए कहा गया कि ये मोर स्टेबल था, किससे, आरएनए से। क्यों, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो ये कहते हैं कि डीएनए इवाल्व फ्रॉम द आरएनए एंड इट इज द मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल इन डबल हेलिकल एंड बीइंग द कंप्लीमेंट टू द चेंज द इवाल्विंग आपका रिपेयरिंग मैकेनिज्म। क्लियर। तो ये दोनों लाइन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कंप्लीटेड विद इन टाइम। अब देखो ये क्वेश्चन और आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है ईपी फाइट, ये हम पढ़ेंगे उसमें आपका जब ऑर्गेनिक पॉपुलेशन पढ़ेंगे पूरा इक्वालिटी, उसमें आपको मिलेगा कि ईपी फाइट होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखो ईपी फाइट मतलब होता है किसी पेड़ के ऊपर कोई दूसरा पेड़ उग जाने से बोलते हैं ईपी फाइट। जैसे मैंगो के ऊपर आर्किड ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पे 4 वर्ड ये दिया, कॉमन साइलेज, म्यूचुअलिज्म और प्रीडेशन और एमन साइलेज। तो इसके बाद हम लोग पहले जानते हुए करके तभी क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। जैसे कॉमन साइलेज, कॉमन साइलेज मतलब होता है एक होगा 0 और एक होगा प्लस, और एक होगा 0, यानी एक को कोई फ़ायदा नहीं और एक लेकिन प्लस। जैसे मान लो किसी पेड़ पर कोई दूसरे पेड़ उगा है तो छोटा जो पेड़ उगा है उसके लिए बड़े पेड़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन छोटे पेड़ को फ़ायदा हो जाए, उसके लिए एक फूड मटेरियल का भी जगह मिल जाएगा और रहने का भी जगह मिल जाएगा। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों प्लस होते हैं, है ना। एमन साइलेज मतलब होता है एक होगा माइनस और एक होगा 0, ये ध्यान रखिएगा। एमन साइलेज एक होगा 0। तो ध्यान रखिएगा ये ऐसा क्या होता है कि इसमें होता क्या फ़ायदा, बेसिकली समझ लीजिए 0 और माइनस, यानी जैसे कोई प्लांट है उसके बगल में कोई दूसरा पौधा उग नहीं, इसको एंटीबायोसिस भी कहते हैं। एक टर्म होता है एंटीबायोसिस और एक वर्ड होता है एलिलोपैथी भी इसको बोल देते हैं हम लोग। यानी ये दूसरे की ग्रोथ को रोकता है, यानी इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाएगा। यानी जैसे कोई घास, जैसे एक घास तो कैरेट ग्रॉस पार्थेनियम कहते हैं, वो जहाँ ग्रो करती है उसके आसपास कोई पौधा ग्रो नहीं करता, कुछ न कुछ टॉक्सिक मटेरियल रिलीज कर, जैसे एंटी सिनेमिक एसिड। जो कैरेट ग्रॉस होता है वो एंटी सिनेमिक एसिड रिलीज करता है, जिससे आसपास कोई दूसरा वीट ग्रो नहीं कर पाता। ये हो म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस हो गया, एमन साइलेज में माइनस और 0 हो गया। प्रीडेशन में क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस। प्रीडेशन मतलब जैसे शेर किसी एनिमल को खा गया, दैट इज द प्रीडेशन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन देखो, 10 वाला भी बहुत अच्छा है। 98 क्वेश्चन दिया है राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में दिया है, राइबोसोम के बारे में दिया है। राइबोसोम बेसिकली होते हैं 80s और 70s। 80s होता है यूकैरियोट में, 70s होता है प्रोकैरियोट में। 80s का जो टुकड़ा होता है वो होता है 60 + 40 और 70 को होता है 50 + 30। ये इतना ध्यान रखें, इतना क्वेश्चन अगर आप ध्यान रखेंगे तो सारा क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, इसलिए है ना। द यूकैरियोट राइबोसोम 80s एंड प्रोकैरियोट 70s। वेरी गुड। ईच राइबोसोम 2 यूनिट, द 2 सब यूनिट 80s 60s 40s एंड 70s का होता है 50s 30s, यानी ये तीनों ABC सही है। पहला ही ऑप्शन दिया ABC सही है इसका, ठीक है। चलिए 99 देखो, 99 पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कंजर्वेशन पर दिया। कंजर्वेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इन सीटू, एक होते हैं एक्स सीटू। अगर किसी प्लांट को उसके नेटिव प्लेस पे ग्रो कराया जाए, कंजर्व किया जाए, उसको हम बोलते हैं इन सीटू। और अदर देन नेटिव प्लेस किया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स सीटू। यानी जैसे कोई पौधा ग्रो कर रहा है वहीं पर उसको घेर दिया जाए, वहीं उसको सुरक्षा दे दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू। जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स सीटू पूछा है। एक्स सीटू आपका हो जाएगा
जू एंड बॉटेनिकल गार्डन, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। जू और बॉटेनिकल गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट के हिसाब से दिया है कि 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एन इकोसिस्टम इज अ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये गलत दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो सेकंड क्वेश्चन उसका जो आंसर होता है वो आपका आंसर होता है जीपीपी। जीपीपी मतलब होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से जब आर निकलेगा तब आपका होगा एनपीपी। ठीक है। तो जनरली जो बन रहा है ये आपका जो फूड बन रहा है क्या ना, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एन इकोसिस्टम इज प्राइमरी कॉल नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, गलत। ये क्या है, ये आपका जीपीपी है। इसमें जब रिस्पिरेशन निकल जाएगा तब आपका आएगा एनपीपी, वो होगा इसका आंसर क्या होगा जीपीपी। और जीपीपी जब क्या हो जाएगा आर निकल जाएगा रिस्पिरेशन तो क्या बन जाएगा एनपीपी। इस तरीके हमने सिर्फ आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसको आप समझिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हर 10-10 क्वेश्चन ले करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पेपर कितना आसान होता है बनाना। सिर्फ जो बच्चे हैं थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ें तो 10 में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो थोड़ा सा अलग हो। एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था जो आपका ये था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया दिया हुआ था। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर इजी, यू कैन सी एंड सॉल्व इट। क्लियर है। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार अगले 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, पूछिएगा ज़रूर। ठीक है। थैंक यू सो मच।